अच्छा भाई, आप कह रहे हैं कि सर सवाल डिस्कस करेंगे, सॉल्व नहीं किया है ऐसा सवाल, कल कर लीजिएगा डिस्कस। तो एक काम करते हैं ना जानी, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सवाल नहीं किया, ये बताओ पहले। नहीं किया? अच्छा, बड़े फ़ख्र से बता रहे हो, क्या बात है भाई। हाफ किया है, पर बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, सोच है तुम्हारी। इसमें तकरीबन चीज़ें कवर्ड हैं, तकरीबन चीज़ें कवर्ड हैं इसमें। अच्छा जी, तो चले एक काम करते हैं ना, हम इस क्लास को ना दो फेजेस में ब्रेक करते हैं। एक कि मैं सबसे पहले जो है आपको कुछ हिस्सा करा देता हूँ बकाया, जो हमें आज की क्लास में करना है। एग्रीड? वो हो गया, सही हो गया जी। अच्छा, फिर दूसरा हम इस सवाल को लाइव सॉल्व कर लेते हैं, क्या ख्याल है? डन हो गया जी, डन है। चलें, बड़ी मामूली सी क्लास है आज आईटी की, बिल्कुल यूं ख़त्म होने के कगार पे, कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। सही है जी। रमशा कह रही है सर जो बुक में आईटी का लिखा हुआ है उसका क्या करें, तो बुक में भी तो ये लिखा हुआ है। बुक में क्या कुछ अलग लिखा हुआ है बच्चों? सेम है ना? ऐसा तो नहीं करो यार, सेम है। मैंने सिर्फ ये किया है कि उसके ऊपर एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारी दी हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स आपको बुक में लिखी हुई नहीं दिखेंगी क्योंकि वो तो भाई की तकलीक है ना। सही है, तो दो अलग अलग बातें हैं। मास्टर डेटा को रिपीट करते हैं उस्ताद भाई, मुझे एक बात बताओ, मास्टर डेटा का मतलब क्या होता है? कि जहां पे सारा डेटा जाके स्टोर होता है, ऐसा है मेरे बच्चों? जहां पे सारा डेटा जाके स्टोर होता है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताएं, वेरी गुड, सेव होता है, तो अब क्या जहां मास्टर डेटा रिजाइड कर रहा है मेरा, क्या वहां पे कोई कंट्रोल होने चाहिए? जल्दी बताएं। अच्छा, अगर वो करप्ट हो जाए तो उसके लिए क्या कंट्रोल है? हाँ जी, फायरवॉल, वेरी गुड, बैकअप अरेंजमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। अच्छा, क्या वो डेटा टाइमली अपडेट होना चाहिए? टाइमली अपडेट, डेटा टाइमली क्यों अपडेट होना चाहिए? मुझे ये नहीं बात समझ आ रही है भाई, डेटा तो डेटा है, टाइमली नहीं हो अपडेट, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, डेटा आपका टाइमली अपडेट क्यों होना चाहिए, ये बताएं जल्दी से। टाइमली अपडेट क्यों होता है डेटा, ये बताएं। नहीं, अब देखें, अब जरा सोचते हैं ना, ये चवल मारी है ना आप लोगों ने, ये जरा मजे वाली बात नहीं है। इधर मैं पहले आ जाता हूं ना, यहाँ पे डेटा पे, ये मास्टर डेटा, यहाँ पे आते नहीं। अनप्रिडिक्टेबल डिजास्टर नहीं, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या लिख रहे हो ये? सुनो भाई, लॉजिक लगाओ यार, कैसे रट्टू तोते बन गए हो तुम लोग यार, तुम लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो तुम लोग लिख रहे हो। भाई रेगुलर अपडेट होने का मतलब ये है, तुम तसव्वुर करो, एक एक करके एग्जाम्पल बनाता हूँ। बेटा एग्जामिनर दिमाग घुमा देगा, बोलेगा ये बताओ कि रेगुलर अपडेट का कंट्रोल क्यों लगा होना चाहिए, तो ये फजूल बातें लिखोगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेंगे ना यार, बिल्कुल लॉजिकल बातें बतानी है उसको। ये देखो, पहला मुझे बताओ, आपके बैंक में बैलेंस मौजूद है कोई, लेट से 5 लाख रुपए, जो कि हो नहीं सकता अभी फ़िलहाल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपए आपके बैलेंस, बैंक बैलेंस में मौजूद है। सही है, आपने इसमें से विड्रॉ किए लेट से कोई 2 लाख रुपए, कितने बच गए भाई? 3 लाख रुपए। अच्छा, क्या ये रियल टाइम अपडेट होता है? अच्छा, तसव्वुर करो, तसव्वुर करो कि रियल टाइम अपडेट अगर ना हो, रियल टाइम अपडेट अगर ना हो, तो क्या कंपनी को नुकसान हो जाएगा? बैंक को नुकसान हो जाएगा? सीधी सी बात है, वो फिर 5 लाख रुपए निकालेगा, निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम में अपडेट होना चाहिए टाइमली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर टाइमली अपडेट नहीं होता तो कंपनी को नुकसान हो सकता है और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं।
आपने किसी बंदे की क्रेडिट लिमिट सेट की है, कोई कह लें आप 2 लाख रुपए, उसको जो हमने सेल्स की है आज तक वो 1,80,000 की है, रिमेनिंग लिमिट कितनी है? हाँ जी सर, रिमेनिंग लिमिट कितनी है जानी? 2 लाख रुपए या 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये की रिमेनिंग लिमिट है। अच्छा अब फोकस होके सुनना, ये जो सेल्स है 1 लाख रुपए की या रिसीवेबल बैलेंस है 1,80,000 रुपये का, क्या ये जल्दी से टाइमली अपडेट हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ। अच्छा अगर अपडेट नहीं हुआ तो क्या होगा? अपडेट नहीं हुआ तो क्या होगा? सोच के बताएं, अपडेट नहीं हुआ तो क्या होगा? लिमिट से ऊपर सेल्स हो जाएगी ना, और कंपनी को लॉस हो जाएगा। ऐसा ही है। तो पहले बताओ, ये समझ आता है कि व्हाई इट इज रियली नेसेसरी टू रेगुलरली अपडेट द डेटा? ऐसा ही है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, तो इसको मल्टीपल एग्जाम्पल से लिंक करते हैं। अगर रिसीवेबल अपडेट नहीं होंगे तो अगर आप एक्सेप्शन रिपोर्ट का कंट्रोल लगा भी लो तो क्या वो आपको एजिंग सही तरीके से अपडेट करके देगा? जल्दी बताओ भाई, आपने रिसीवेबल में डाला ही नहीं है तो एजिंग तो वहां से शुरू होगी ना यार। पहले बताओ मेरी बात समझ आ रही है? भाई एजिंग का मतलब है कितना पुराना रिसीवेबल हो गया। ओ भाई कितना पुराना तो तब काउंट होगा ना जब वो डेटा में आएगा। बात समझ आ रही है? कितना पुराना तो तब काउंट होगा ना जब वो डेटा के अंदर आएगा। एग्री करते हो मेरी बात से? वेरी गुड। चलें, ये हो गया आपका रिसीवेबल अपडेट नहीं हुआ तो ये। अच्छा भाई, फिर वो कह रहा है मैनेजमेंट रिव्यू करती रहे मास्टर डेटा को कि यार आपका डेटा सही एक्यूरेटली मौजूद है या नहीं है। रिकॉर्ड काउंट एंड कंपेयर विद प्रीवियस ईयर या प्रीवियस पीरियड। भाई कहने का मतलब ये है कि अगर इस साल 12 महीने पेरोल प्रोसेस हुआ है तो कंपैरेटिव में भी 12 महीने होगा ना, इस साल कम तो नहीं हो सकता। सर ईडीआई और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा सेम चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक्सेस राइट्स भी मास्टर डेटा पे लिमिटेड होने चाहिए, एक्सेस राइट्स भी मास्टर डेटा पे लिमिटेड होने चाहिए, ऐसा ही है ना? ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्यू टू करप्शन, कोई डिलीट ना कर दे। हाँ सर, जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए किसी एंटिटी से एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट में आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैनेजमेंट रिव्यू समझा दें। देखो भाई, मैनेजमेंट रिव्यू का मतलब ये है कि एग्जांपल देता हूँ, CFAP 6 में, अच्छा मैं तो तुम्हें वैसे ही CFAP 6 की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, एडवांस सवालात की, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुमसे पूछा भी था कि यार मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊँ, तुम्हारे लेवल की जो CFAP वालों की भी काम आएगी, तुम्हारा भी डाल दूंगा। मैं कराया जा रहा हूँ प्रैक्टिस। मुझे बाद में पता लगा कि मैनेजमेंट ने ये मास्टर डेटा CFAP के पोर्टल पे डाली ही नहीं है। अच्छा ये मुझे 20 दिन बाद पता लग रहा है कि वो डेटा नहीं डला हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे तो मैंने उनकी मैयत सजा दी, वो तो बात की बात है, पर ये कब पता लगा? ये कब पता लगा? जल्दी बताओ, ये कब पता लगा? रिव्यू करने पे। तो कह रहा है मैनेजमेंट को बोलो भाई जरा मास्टर डेटा को रिव्यू कर ले कि क्या वहां पे डेटा सही तरीके से स्टोर्ड है या नहीं है। तो क्या मास्टर डेटा पे कंट्रोल रिव्यू का लगा सकते हैं? अच्छा मास कह रहे हैं कि सर एक ही कंट्रोल का अगर नाम है तो क्या वो जर्नल और एप्लीकेशन दोनों में जा सकता है? यस, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर यूजिंग इट। ऐसी बात समझ आ रही है? इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर यूजिंग इट। तो आप उसको जनरल भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या पासवर्ड्स, प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना, रिव्यू किस बेस पर होगा? डिपेंड करता है ना। अच्छा भाई जल्दी मुझे बताओ, रिव्यू डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, 15 दिनों में भी हो सकता है, जो भी है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि आप कितनी रखना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा कंट्रोल चाहिए तो रिव्यू डेली होना चाहिए। जल्दी बताओ, अगर आपको अच्छा कंट्रोल चाहिए तो रिव्यू डेली होना चाहिए। यस।
अगर मुझे लेक्चर्स अपडेटेड चाहिए थे, टाइमली चाहिए थे, तो मेरा रिव्यू डेली होना चाहिए था। सही है, टाइमली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मेरी तरफ से लैकिंग क्या थी, क्योंकि मैं बिजी था, तो मैंने रिव्यू कितने दिनों बाद किया? हाँ जी, 20 दिन बाद। पर हमारे यहाँ 20 दिन बाद भी मैं खुद नहीं देखता, हमारे यहाँ भी एक्सेप्शन रिपोर्ट लगी हुई है। बच्चे खुद आके बता देते हैं कि भाई सर आपने तो बोला था कि आप तो नए लेक्चर हमें और दे रहे हैं, वो तो अभी तक एक भी नहीं आया। तो वो हमारी एक्सेप्शन रिपोर्ट है। बात समझ आ रही है? ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट है हमारे बच्चे। क्लियर है? बात समझ आ रही है जानी? चलें, ओके। अब हम चलते हैं जरा एक स्टेप आगे। ये रीड कर लें खाली, क्योंकि ये मैंने ना आपको अपने तरीके से अच्छे से सिखा दिया है। हाँ, फ्री का इंटरनल कंट्रोल है, जो बात है इधर सुने। अच्छा भाई, डिटेक्टिव और करेक्टिव में वैसे भी सिखा चुका हूँ, जल्दी बताओ। लॉग लगाना क्या एक डिटेक्टिव कंट्रोल है? जल्दी बताओ। ये लिखा हुआ है कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। मुझे बताओ जल्दी से बताओ, तुम सोच के बताओगे। क्या ये जनरल कंट्रोल में भी लग सकता है सिस्टम लॉग? हाँ या ना में जवाब देना। जनरल कंट्रोल में यस, पर क्या एप्लीकेशन में भी लग सकता है? एप्लीकेशन में भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, पर है डिटेक्टिव। इट्स ऑन यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। बात क्लियर है? चलें आगे। रेंज टेस्ट, लिमिट टेस्ट क्या इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल है? यस। तो मुझे बताओ, रेंज टेस्ट और लिमिट टेस्ट सिखाया हुआ है, आपके नाम है। अब आप उसको प्रिवेंटिव में डालें, डिटेक्टिव में डालें, या एप्लीकेशन में डालें, या जनरल में डालें। आगे, कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग। जब डेटा प्रोसेस होता है तो उसके ऊपर क्या एक्सेप्शन रिपोर्ट आती है? यस सर, एक्सेप्शन रिपोर्ट भी तो डिटेक्टिव है ना। और एक बंदा अगर रिव्यू करके उसमें गलती निकाल रहा है तो वो भी डिटेक्टिव है। ऐसा है। अच्छा, अगर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन से बैकअप अरेंजमेंट की हुई है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट की है मैं, तो क्या वो प्रिवेंटिव कंट्रोल है या करेक्टिव कंट्रोल है? करेक्टिव। बात समझ आ रही है जानी? क्लैरिटी है? तो देखो, ये मैंने आपको खाली रीड करा दी क्योंकि बुक में थे, क्योंकि मैंने आपको लॉजिकली लेके चला हूं, आप लोगों ने खुद चीजें बताई थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग मैंने कवर करा दिया। सही है। अच्छा, अब मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, प्लीज सुनिएगा, इनपुट वैलिडेशन जनरल कंट्रोल भी हो सकता है। भाई देखो, इनपुट वैलिडेशन का मतलब यह है कि आप किसी बंदे पे या किसी एप्लीकेशन पे एक कंट्रोल लगा रहे हैं कि जो मैं चीज एंटर कर रहा हूं क्या वो वैलिड है या नहीं है। सही है जी। ये वाला कंट्रोल मास आप जनरल कंट्रोल कैसे बना सकते हैं, पहले ये सोचो आप। प्रोग्रामिंग तो बंदा कर ही रहा है ना, वो तो प्रोग्रामर है। अगर प्रोग्रामिंग गलत करेगा वो उसको आगे ही नहीं बढ़ने देगा, वो तो वैलिडेशंस वहां पे भी लग सकती हैं। क्लियर है मास? वहां की बातें अलग हैं, एप्लीकेशन की बातें अलग हैं। अच्छा भाई, अब हसान आदिल कह रहे हैं कि सर इनपुट वैलिडेशन और इनपुट ऑथराइजेशन अलग हैं दोनों। जल्दी बताओ भाई हसान को, कि ये दोनों अलग हैं? हाँ जी। इनपुट ऑथराइजेशन का मतलब है इनपुट को होने से, यानी इनपुट सही बंदा करे जिसको इजाजत है, ये हो गई इनपुट को ऑथराइज करने की पावर। अच्छा, वंस एक अथॉरिटी है, फिर हमने उसके बाद भी कंट्रोल लगा दिया कि चलो भाई इसको अथॉरिटी तो है इनपुट करने की, पर उसके अंदर भी कंट्रोल लगा दिए कि क्या ये इनपुट सही कर रहा है, उसको वैलिडेट करो। बात समझ आती है? कि क्या वो इनपुट सही कर रहा है, उसको वैलिडेट करो। तो दो अलग अलग बातें हैं ना। चलें, अब जरा ना ब्रॉडर व्यू के साथ, बड़ा आसान हो जाएगा आज के आपके लिए, बिल्कुल एंड है बस इसका। मुझे बताओ, आज तक जो हमने बातें की थी, आज तक जो हमने बातें की थी, क्लाइंट सिस्टम की थी, ये मानते हो? आज तक हमने जो भी बातें की थी वो क्लाइंट के सिस्टम की थी।
ऐसा ही है कि क्लाइंट अपनी एप्लीकेशंस पे, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, प्लीज सुनिएगा, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मैंने लिख दिया IMS समझने के लिए। पेरोल सिस्टम, फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, क्या ये सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं वो लोग? जल्दी बताओ, क्या ये सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं? एप्लीकेशंस नहीं है, एप्लीकेशंस नहीं है। अच्छा, फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, अगर मैं एसेट को, फिक्स एसेट को जो भी मैं ऐड कर रहा हूं उसको मैं यूनिक कोड देना चाहता हूं, वो भी सीक्वेंशली नंबर्ड, क्या कंट्रोल लग सकता है इस पे? फिक्स एसेट मैनेजमेंट पे कौन सा, कौन सा कंट्रोल? मैं उसको यूनिक नंबर एलोकेट करना चाहता हूं, सीक्वेंस चेक कंट्रोल, ऐसा ही है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक पक्का। चलो एक और बात तुमसे पूछता हूं, मैं ये चाहता हूं कि फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पीपीई तब तक रिकॉर्ड नहीं हो जब तक जीआरएन ना अवेलेबल हो। जीआरएन ना अवेलेबल हो तो एग्जिस्टेंस चेक। तो मेरे बच्चों कहानी समझ आ रही है? मैं ये सारे कंट्रोल सारे एप्लीकेशन पे लगा सकता हूं, जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि ये सारे कंट्रोल मैं हर एप्लीकेशन पे लगा सकता हूं। अच्छा, पर अब इसको खुलासा करते हैं आज की क्लास में। ये देखें, ये देखें, इन तीनों एप्लीकेशंस पे, चाहे ये एप्लीकेशन हो, चाहे ये एप्लीकेशन हो, चाहे ये एप्लीकेशन हो, तीनों पे जनरल कंट्रोल्स होंगे। अच्छा, अगर मुझे एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे अगर पेरोल सिस्टम का एक्सेस चाहिए, पेरोल सिस्टम का एक्सेस चाहिए, तो क्या इसका यूजर खुद अपने आप को दे सकता है? नहीं। तो ये कौन सा कंट्रोल हो गया? ये कौन सा कंट्रोल हो गया? जनरल, जनरल कंट्रोल हो गया ना। ओके, चलें आगे सुने। मैं इस पेरोल सिस्टम में फीचर ऐड करवाना चाहता हूं, फीचर ऐड करवाना चाहता हूं, यानी अलाउंसेस का, जनरल कंट्रोल। तो कहने का मतलब ये है, पहले बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं मानता हूं कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है और बड़ा ड्राई चैप्टर है, बट हमने, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा इंटरेस्टिंग समझ के किया है इसको। कॉन्सेप्ट समझ आई है पूरा? जनरल एप्लीकेशन, जनरल एप्लीकेशन, तीनों को लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये रहा। गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चले अब हमने कहा ये तो हो गए क्लाइंट की बातें, ये तो हो गई सर क्लाइंट की बातें, ये हमने कर लिया डन, ये हमने कर लिया डन। इसको हम इधर ले आते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडिट की। अब हम बात कर रहे हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैंने ग्रैंड थॉर्टन में भी काम किया है, EY में काम कर रहा हूँ, मैंने HBL भी देखा हुआ है, इंडस्ट्री में पूरी चौरंगियाँ घूम के आया हुआ हूँ। ऑडिट सॉफ्टवेयर, ऑडिट सॉफ्टवेयर मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होता है, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होता है। क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, इतने जदीद दौर के अंदर जहाँ पे पूरा डेटा, पूरा डेटा क्या जर्नल में होता है, जर्नल इन द सेंस कि कागज़ के पन्ने पे होता है या सॉफ्ट फॉर्म में होता है? जल्दी बताओ। सॉफ्ट फॉर्म में होता है ना, एक्सेल में होता है, PDF में होता है, CSV फाइल में होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा। अब आप जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल की एक शीट की जो आई थिंक के मिनिमम जो रॉज होती हैं वो कोई 18 मिलियन होती हैं, वैसे टोटल करके नीचे जाके देखो तो 18 मिलियन होती हैं। ऐसा ही अब सुनना, अब जो टोटल एक्सेल की 18 मिलियन रॉज होती है ना, वो भी काफ़ी नहीं पड़ती। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं PTCL के पास गया, सुनना तुम लोग, मैं PTCL के पास गया,
सही है। मैंने PTCL को बोला कि भाई मुझे आपकी बिलिंग की, मंथली बिलिंग की क्या चेक करनी है, जल्दी बताओ। कंप्लीटनेस, ऐसा ही है। अच्छा, अब कहानी सुने, कहानी सुने। PTCL ने मुझे कहा आर यू श्योर अबाउट इट, कंप्लीटनेस चेक करनी है आपने। मैंने कहा हाँ करनी है। उसने बोला प्लस करोगे। मैंने कहा याद है मैथमेटिकल एक्यूरेसी, याद करो, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, सेल्स रिपोर्ट लेके मैथमेटिकल एक्यूरेसी, याद है, मैं तो ऑडिटर हूँ ना PTCL का, मुझे तो पता है। मैंने बोला हाँ करनी है, ऐसी की तैसी तुम्हारी करूँगा, मैं करूँगा चेक। उसने बोला कर ले भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब सुनो, जब उसने मुझे रिपोर्ट दी, जब उसने मुझे रिपोर्ट दी तो इसके मिलियन ऑफ तो कस्टमर्स हैं, मिलियन ऑफ तो कस्टमर्स हैं, मिलियन ऑफ तो कस्टमर्स हैं। उन मिलियन ऑफ कस्टमर्स में प्लीज सुनिएगा, उन मिलियन ऑफ कस्टमर्स की, मिलियन कस्टमर्स की 12 महीने की बिलिंग है। एक एक्सेल शीट में तो आ नहीं रही थी, ऐसा ही है, एक एक्सेल शीट में तो नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने एक, क्योंकि EY के परचेज वर्जन होते हैं, मैंने एक फीचर यूज किया, पावर क्यूरी का। हल्की फुल्की कोडिंग आती है मेरे को, पावर क्यूरी, पावर BI। मैंने क्या किया, उसकी सारी रिपोर्ट्स को एक्सेल में डाला और एक्सेल को बोला 1 मिनट होल्ड ऑन भाईजान, इसको ओपन नहीं करना, मैं क्यूरी डाल के दे रहा हूँ तुम्हें। उसने क्यूरी डाल के दे दो। एक्सेल मुझसे पूछा क्या क्यूरी डालना चाहते हो आप। मैंने बोला भाई यू नीड टू सम इज इक्वल टू सम, एक कॉलम का नाम आ रहा था, कॉलम का नाम आ रहा होता है ना ऊपर, कि सम ऑफ बिलिंग, टैक्स, ये सारी चीजें। मैंने कहा सम ऑफ बिलिंग, मुझे सम चाहिए, मुझे पूरी नहीं दिखाओ लिस्ट। उस एक्सेल ने 2 सेकंड के अंदर जैसे ही एंटर किया ना, मुझे पूरी बिलिंग का सम करके दे दिया, जो रिपोर्ट आई हुई थी। क्या मैं अपनी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज करके, तुमसे पूछता हूं, क्या मैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज करके मैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकता हूं? ऐसा है। एक और हाई लेवल बात करता हूं, मतलब इंशाल्लाह समझ आएगी तुम लोगों को। इधर मैंने एक्सेल को ये कहा, मैंने एक्सेल को ये कहा तुम 12 महीने की, 12, सुनना मेरी बात, मैंने एक्सेल को ये कहा कि यार तुम 12 महीने की अलग अलग नहीं दिखाओ, मुझे एक कस्टमर की 12 महीने की टोटल दे दो, एक कस्टमर की 12 महीने की टोटलिटी में बता दो, तक तो क्या मेरी लॉस कम हो जाएंगी? हाँ जी, क्या रोज कम हो जाएंगे? भाई देखो ना, अगर मैं 12 महीने, फिर एक महीना, एक महीना, एक महीना, एक महीना, एक महीना, मैंने बोला सबको सम कर दो। एक कस्टमर अगर आकाश आ रहा है ना, तो उस आकाश का जितना भी रेवेन्यू है ना, एक ही लाइन में ले आओ। क्या मैं क्यूरी लगा के ये चेंज कर सकता हूँ? यस। तो मुझे बताओ, क्या मैंने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज करके डेटा को एक लाइन में कर लिया? हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब फोकस होके, ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का तरीका। अब तुम ये सीखो कि मैं अपने लोगों से काम कैसे कराता हूँ। इससे याद आया कि अभी क्लास के बाद मुझे रिव्यू करना है, अभी तुम्हारी बातों से याद आ गया, सुनना। और मज़े की एग्जांपल दूं जो मैंने किया है, और मज़े की एग्जांपल दूं, मतलब आपको समझ आएगा कि एनालाइज कैसे करते हैं डेटा को। सुनो आगे, मुझे मेरी टीम ने कहा कि सर आप एक काम करें, रेवेन्यू का रिव्यू कर लें। मैंने कहा मैं रिव्यू बाद में करूँगा, पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ। मैंने पूछा, मैंने क्वेश्चन किया, मुझे ये बताओ रेवेन्यू इंक्रीज क्यों हुआ? हाँ जी, मैंने बोला कि रेवेन्यू इंक्रीज क्यों हुआ। बच्चे ने कहा सर नहीं पता। मैंने कहा वेरी गुड, अभी बिल्कुल सुकून से सुनना। रेवेन्यू इंक्रीज क्यों हुआ? मैंने कहा क्या प्राइस इंक्रीज हुआ है? पहली चीज़, क्या कस्टमर इंक्रीज हुए हैं? दूसरी चीज़ मैंने कहा मुझे वैलिडेट करके बताओ, वैलिडेट करके बताओ, और किस प्रोडक्ट में
इंक्रीज आया है। मेरे 4 सवाल आते हैं मेरा, ऐसा है रेवेन्यू इंक्रीज क्यों हुआ, क्या प्राइस की वजह से, क्या कस्टमर की वजह से, क्या कौन से प्रोडक्ट में इंक्रीज हुआ है। मैंने, प्लीज सुनना, मैंने उनको कहा आओ तुम्हें पावर क्यूरी सिखाएं। पावर क्यूरी को मैंने कहा 2023 और 2024, मेरी बात को फोकस होकर सुनना मेरी बात को, बड़ी अहम बात सिखा रहा हूं। मैंने कहा 2024 और 2023 को आमने सामने लाओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और उसको मंथ्स में ब्रेक करो। मंथ्स में जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। मैंने कहा उसको मंथ्स में ब्रेक करो। प्लीज़ सुनना यार, ये अगर मैं मैनुअली करने जाऊँ ना मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैंने कहा उसको मंथ्स में ब्रेक करो, ये तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, ये तो बड़ी अहम चीज़ है तुम लोगों के लिए। इधर मैंने कहा एक काम करो 2023 और 24 को मंथ्स में ब्रेक करो। उसने बोला आप क्या करूँ। मैंने बोला कि एक काम करो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि एक ये पहला एनालिसिस है। कौन सा एनालिसिस बताओ। पहला एनालिसिस मैंने बनवाया, पहला एनालिसिस। और देखो मैंने बनवाया क्या, मैंने बोला कि यार एक बंदा है वो ले रहा है डबल प्ले, सही है, डबल प्ले में आ रहा है आपका PSTN मतलब फ़ोन और DSL। मैंने कहा जिस बंदे ने, मुझे कस्टमर का नाम नहीं बताओ, जिस बंदे ने PSTN और DSL लिया हुआ है जनवरी में, उसका रेवेन्यू कितना है और उसका काउंट कस्टमर्स कितने हैं वो बता दो। मेरी बात समझिएगा फोकस से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, फिर मैंने कहा कस्टमर भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। अच्छा ये भी PSTN मतलब सेल्फ मोबाइल बोल रहा हूँ, टेलीफोन। PSTN का टेलीफोन होता है और DSL होता है आपका इंटरनेट। सही है भाई, दो चीज़ें, मतलब ये उसकी उसमें आ रही थी रिपोर्ट में, तो मैंने आपको वही एग्जैक्टली बता दिया। अच्छा सुनो, मैंने क्या किया, सुनना समझना, मैंने क्या किया, मैंने अप्रैल के रेवेन्यू को अप्रैल के कस्टमर्स से डिवाइड किया। क्या मुझे PSTN का, मैं तुमसे पूछता हूँ, PSTN और DSL जिस भी कस्टमर ने लिया हुआ है, आई एम लीज कंसेंट। देखो पैकेज होता है ना, मैं गया PTCL के पास, उसने बोला भाई हमारे ये पैकेजेस है, कौन सा चाहिए। मैंने बोला यार एक तो मेरे को टेलीफोन चाहिए घर पे और मुझे इंटरनेट चाहिए। उसके बाद उसने बोला और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बताओ ऐसे जितने भी रंग और नस्ल के कस्टमर होंगे सारे एक जगह आ गए, सबका डेटा कंसोलिडेट हो गया। अब कितनी लॉस, एक कितने मिलियन कस्टमर्स थे, एक जगह आ गए सारे। मैंने पावर BI का इस्तेमाल किया, मैंने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। अब इससे हुआ क्या, जरा बात समझिएगा। मैंने ये नोटिस किया कि आगे जाके दिसंबर के महीने में, खैर यहाँ पे तो आ नहीं रहा तो मैं इसे समझा रहा हूँ, दिसंबर के महीने से 3 महीने पहले प्राइस अप हुए हैं। मुझे कैसे पता कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, सोच के बताना, जवाब लॉजिकल देना, मुझे बेवकूफ़ाना जवाब नहीं देना। मुझे कैसे पता कि किस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, मैंने कैसे निकाली है यहाँ पे। चर्सी इन्वायरमेंट नहीं यार, मैनेजमेंट फिर गलत, फिर बकवास, फिर अप्रूव लिस्ट भंगी एक नंबर के। अबे ये डिवाइड करके क्या निकाली है यार, फिर बेवकूफ़ वाली बात। अबे डिवाइड करके मैंने निकाली है, कैसी, मतलब पागल हूं मैं, इतनी देर से रिपोर्ट बना रहा हूं। कुछ तो सोचो कि कुछ तो कर रहा हूँ मैं, तुम खाली आओ कभी काम करने में तुम्हें बताऊं। अबे मैंने ही तो निकाली है, ये रही प्राइस। इंशाल्लाह फुल है। अबे भाई ये डिवाइड करके तो निकालिए, अच्छा ये एनालिसिस, मुझे बताओ मैं इतना बेवकूफ हूं, मैं क्लाइंट को जाके बोलूं भाई ये काम कर, मुझे अपने हजारों प्रोडक्ट की हजारों प्राइस दे दे, मैं तो पागल हो जाऊंगा वेरीफाई करते करते। भाई पहले मैं एनालाइज करूंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं मैं। सुनो मेरी बात, सुने मेरी बात फोकस के साथ प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने देखा कि यार इस जगह पे आके प्राइस इंक्रीज हुए हैं, मेरा रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट और रेवेन्यू आया, से समझने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में प्रिज्यूम रिस्क होता है, फ्रॉड का प्रिज्यूम रिस्क होता है। ऐसा है, कोई मुझसे पूछे आकाश तुमने ओवर स्टेटमेंट पे क्या काम किया, सुनना,
कोई मुझसे पूछे आकाश तुमने रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट पे क्या काम किया, मैं बोलूंगा मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा किस जगह पे प्राइस इंक्रीज हुई है, मैं टारगेट रेट पे पहुंचा, मैंने बोला मैनेजमेंट को बोर्ड का अप्रूवल लाके दो, किसकी इजाजत से ये प्राइस इंक्रीज हुई है, किसकी इजाजत से ये प्राइस इंक्रीज हुई है। तो मैंने जैसे ही प्राइस अब देखे, क्या मेरा रिस्क कम हो गया? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या मेरा रिस्क कम हो गया? क्या मेरा रिस्क कम हो गया? तो क्या मैं टारगेटेड जगह पे नहीं पहुंचा था? क्या मैं टारगेटेड जगह पे नहीं पहुंचा था? पहुंचे थे ना, टारगेटेड पहुंचे ना। पर कैसे? पर कैसे? मैनुअली या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज करके? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो देखो अब मैं टारगेट पे पहुंच गया। अच्छा ये तो समझने की बात है मेरे बच्चों कि ये जो है एक है PSTN और DSL। अब उसमें ना उस रिपोर्ट में ये भी आ रहा था, बात समझिएगा। अब मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ना अपनी मन पसंदीदा तरीके से बदला और फिर मैंने ऑडिट किया। सर ये तो उन कस्टमर्स के बिल को भी देख के कर सकते हैं। अच्छा वेरी गुड बेहतरीन। सर ये तो उन कस्टमर्स के बिल को भी देख के कर सकते हैं, माशाल्लाह। बिल को देख के करने का मतलब यह है कि मैं तो कुछ भी बिल कर दूं ना, क्या मुझे प्राइस लिस्ट अप्रूव चाहिए? जल्दी बताओ। चलो एक और चीज़ है, रमशा कह रही है ना कि सर उनके बिल को भी देख के कर सकते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि किस महीने से प्राइस चेंज हुई है? क्या एक एक करके बिल देखूंगा या एनालाइज कर लूं? हाँ जी, एनालाइज कर लूं ना। अच्छा इसका इसका तो एक और तरीका है, जब मैंने ये डिवाइड करके आंसर निकाल लिया ना, सही है सुनिएगा, जब मैंने ये एक एक करके आंसर निकाल लिया ना, मैं पता है इसके ऊपर भी इफ का फॉर्मूला लगा सकता हूं। प्लीज सुनिएगा जानी जज़ाकल्लाह। इससे इसका भी, इस पे भी इफ का फॉर्मूला पता है कैसे? सुनना। आउटसाइड सोर्स से बिल्स भी तो देख सकते हैं ना मेरा बच्चा। मैं कितने बिल्स देखूंगा? मिलियन कस्टमर्स के कितने बिल्स देखोगे जरा ये बताते हैं आप? रमशा मुझे एक बात बताएं, मिलियन कस्टमर्स के कितने बिल देखूंगा? या मैं टारगेटेड पहुंच जाऊं कि ये देखना है? मतलब रमशा कह रही है कि सर क्या फजूल कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक बात बताएं, हम तो पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। हम तो यही करेंगे, हम बिल्स उठा के छाड़ी करेंगे, वहाँ पे लोगों को भेजेंगे और सब उसमें डुबकी लगाएंगे और सब अपने अपने बिल लेके आएंगे। एक बच्चा चिल्लाएगा भाई मेरे बिल में ये आ रहा है, दूसरा मेरे बिल में ये आ रहा है, तीसरा मेरे बिल में ये आ रहा है। और भाई कैसे करेंगे यार? सही है। तो कहने का मतलब यह है कि यू आर आउट ऑफ दैट। अभी बाहर आ जाए आप उससे। देखो ये ऑडिट में नहीं इंकरेज करता, ये ऑडिट में नहीं इंकरेज करता, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ। तुम टेक्नोलॉजिकली मतलब बता रहा हूँ ना कि लिटरेट बनो, सीखो समझो कि कैसे अप्लाई करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ आज मैंने तुम लोगों का सवाल कैसे बनाया, सिर्फ समझने के लिए, मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सिर्फ समझने के लिए। मुझे एक बात बताओ, मैं जो हूँ, शुगर है मैंने नहीं बोला ये, हाँ शायद बचत हो गई है। सुनो इधर, आगे सुनो। आज मैंने सवाल कैसे बनाया तुम्हारा, मैं ड्राइव कर रहा था, सही है। तो अब आपको ये तो पता है ना कि आपके व्हाट्सएप पे भी ChatGPT आ गया है, मीटा AI। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड। तो मैंने बोला यार, उसको मैंने बताया ना कि प्लीज़ प्रिपेयर अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। शायद लिखा मैंने, बोला मैंने पूरा, जिसके अंदर ये चीज़ें डालना। उसने क्या किया, टाइपिंग जो मुझे करनी थी खुद टाइप करके दे दिया। किया तो वही ना जो मुझे चाहिए, ऐसा है, किया तो वही ना जो मुझे चाहिए। पर क्या मैंने बेवकूफ़ों की तरह बैठ के टाइप किया या मैंने सिर्फ इंडिकेशन दी, उससे लिखवा लिया? लिखवा लिया उससे, इंडिकेशन दी लिखवा लिया। मैं तुम्हें जो ये सिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, यही तो सिखा रहा हूँ कि यार जब मैंने प्राइसेस देख ली, मैं इसके ऊपर भी, ये तो मैंने देख के पता लगाया। मैं बच्चों की जगह होता, मैं पता है क्या करता है, इस पे भी इफ का फॉर्मूला लगाता। पता है क्या लगाता है इफ का फॉर्मूला? मैं कहता है इफ पिछले महीने के मुकाबले में अगला महीना, मल्टीपल इफ जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं बताओ? मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ जिसको कहते हैं, मल्टीपल इफ के इफ इसका आंसर पिछले वाले से आगे हो, इसका आंसर पिछले वाले से आगे हो, इसका आंसर पिछले वाले से आगे, तो रेड कर देना। तो मैंने कहा यार ये भी मुझे देखने की जरूरत नहीं थी कि कौन सा आंसर किससे आगे, मैं फॉर्मूला लगाऊं, मुझे खुद रेड वाले खुद पिक करके दे देगा वो। तो क्या मेरे लिए इजी हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्या मेरे लिए इजी हो जाएगा?
हाँ अब देखो ये वाली बात ना, ये इसने हमारे बच्चे वाले बात की है, सनसन फुनसुक वांगलू ने, ये हमारे बच्चों वाली बात की है। सर उनकी वेबसाइट पे भी तो प्राइसेस आ रही होंगी, वेबसाइट पे पुरानी प्राइसेस आ रही होंगी अपडेटेड, तुमसे पूछता हूँ। अपडेटेड, चसी कह रहा है ओल्ड आ रही होंगी, भंगी। अबे अपडेटेड आ रही होंगी ना जो अब चल रही हैं। तो मुझे पिछली प्राइस से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, किसने अप्रूव किया? अच्छा आप मुझे बताओ, आप आईटी खेल रहे हो इतने दिनों से, बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं हम। पीछे हमने क्या देखा था, क्या प्राइस चेंज करने का बिलिंग सिस्टम में हर किसी को इख्तियार होता है? मैं तुमसे पूछता हूं, अभी बताओ, अभी बताओ। तो मतलब माशाल्लाह नॉलेज की दाद दे रहा हूं आपकी। आप लोगों ने अभी पीछे सीखा है कि नो वन इज ऑथोराइज टू चेंज द प्राइस इन द सिस्टम, राइट? नो वन इज ऑथोराइज टू चेंज द प्राइस इन द, ओनली ऑथोराइज पर्सन कैन चेंज इट, राइट? जब ऑथराइज पर्सन चेंज करेगा तो उसका अप्रूवल नहीं होगा, उसका अप्रूवल नहीं होगा, होगा। तो तुम भी तो उसकी आईडी की टेस्टिंग कर रहे हो ना, जिसको हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ क्या कहते हैं? ऑडिट ट्रेल, याद आया? सबूत। तो क्या मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं बेवकूफों की तरह फजूल के सबूत इकट्ठे करूं या टारगेटेड सबूत इकट्ठा कर लूं? मुझे तो पता लग जाएगा ना कि प्राइस जो हुई है वही है, आ गया। अब लिंकिंग हो रही है ना, बात समझ आई? ये ऑडिट ट्रेल है वहां से, तो तुम उसको ही तो टेस्ट कर रहे हो। अब मैं तभी तो तुम्हें ऑडिटर का हिस्सा सिखा रहा हूं, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। यस, लॉग और ऑडिट ट्रेल तो सेम बात होती है ना। ऑडिट ट्रेल का मतलब ही सबूत है ना, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, ऐसा है। क्लैरिटी है, बात समझ आ रही है? अच्छा फिर ये तो भाईजान एक पैकेज है भाई, 400 पैकेजेस हैं, 400 में तो कितने कितने, अब ऐसे आप एक, हमने देखा कि कुछ कस्टमर्स ऐसे थे, पीएसटीएन 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 और पीएसटीएन ये आ रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो रिपोर्ट करने पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है ना एंटिटी की। इसका क्या मतलब हुआ? पीएसटीएन पीएसटीएन पीएसटीएन, चार पीएसटीएन का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। या तो तुम लोगों को मैंने वैसे ही तैयार कर दिया पीडीसीएल का ऑडिट के लिए, कभी भी तुम आओगे तो तुम बोलोगे हमको तो आता है। चार पीडीसीएल की लाइंस ली हुई हैं, ऐसा है? चार पीडीसीएल की लाइंस ली हुई हैं, ऐसा ही है ना? जल्दी बताओ, चार पीडीसीएल की लाइंस ली हुई है ना? हाँ, चार पीडीसीएल की लाइंस। तो अब जितने भी कस्टमर्स थे इनके पास, जिन्होंने कितनी लाइंस ली हुई हैं, जल्दी बताओ, जिन्होंने कितनी लाइंस ली हुई हैं, चार, वो सब यहाँ आ रहे होंगे। तो क्या इससे मुझे इनका स्टार प्रोडक्ट भी पता लग जाएगा कि कौन सा पैकेज ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लिया जाता है? ऐसा है? तो क्या इसी को मैं पिछले साल से कंपेयर भी कर सकता हूं? इजीली इजीली कंपेयर कर सकता हूं? यस सर कर सकते हैं। तो मुझे एबनॉर्मेलिटी भी तो पता लगेगी ना कि पिछले साल ऐसे प्रोडक्ट इतने कम लोगों ने लिए हुए थे, आज कैसे ले लिए, आज कैसे ले लिए। ये पावर बीआई से करता हूं मैं, बिल्कुल। ऑब्वियसली उसके लिए आप मतलब सीख सकते हैं वैसे ही, मतलब उससे क्या बोलते हैं, आप यूट्यूब से सीख लें। मैंने यूट्यूब से सीखा है। ये चसी गूगल पे सर्च करके बता रहा है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। क्या बात है भाई, पीएसटीएन, वेरी गुड। चलें, अच्छा अच्छा, ये इसकी गेम देखो, ये बोल रहा है कि सर पागल तो नहीं बना रहे, चेक कर रहा है, भंगी चेक कर रहा है कि सर लिख तो रहे हैं भाईजान, पक्का पक्का एकदम कोलैबोरेट कर रहा है चसी। सही है भाई, भाई पे विश्वास नहीं है भाई, डीएसएल भी लिख के बता दे इनको। ट्रस्ट इश्यूज हैं, ओके सही है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ओके। अच्छा अब रमशा कह रही हैं सर प्राइसेस बिल्स या वेबसाइट से देखना इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता। मैं देखो बच्चा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग से प्राइसेस कहाँ से देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा।
ये तो इसी कंपनी की वेबसाइट है, इसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख रहे हो तो इन्होंने ही अपलोड की है ना। बात समझ आ रही है रमशा? इन्हीं की वेबसाइट से इन्हीं की अपलोडेड प्राइस देख रहे हो, वो तो इन्हीं की आ रही है ना, वो तो अपडेटेड। हाँ मैक्सिमम ये कर सकती हो कि ये देख लो कि यार जो प्राइस वेबसाइट पे आ रही है वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स में वही दिख रही है नहीं दिख रही है, दैट्स इट। बात समझ आती है? समझ गए? डन। ओके, तो सबूत इकट्ठा कर सकते हो बट टारगेट देखो क्या है। अच्छा मुझे बताओ, आपका मकसद यहाँ पे ये था प्राइस वेरीफाई करना या प्राइस के इंक्रीज को वेरीफाई करना? जल्दी बताओ। इसको और थोड़ा सा टारगेटेड करें, प्राइस के इंक्रीज की ऑथराइजेशन को वेरीफाई करना, ऐसा है कि अनऑथोराइज प्राइसेस ना होना। तो हम भी तो ये देख रहे हैं, क्योंकि देखो पता है आईटी में, आज तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, आईटी के अंदर एक रिस्क है। अगर आईटी के अंदर एक फीचर चेंज हुआ ना तो फिर बहुत सारी गलतियां होंगी, क्योंकि वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। क्या कहते हो? मैनुअल में तो ये होता है ना कि एक मिस हो गई, एक बिल गलत हो गया, पर क्या आईटी में एक बिल गलत होगा या उसकी फंक्शनैलिटी पे सारे गलत होंगे? सारे गलत होंगे। तो दिस इज द फैक्ट कि आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा हाँ वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक को यूज करके रिकैलकुलेट कर सकते हैं? यस। अच्छा, दो तीन चीजें या हजारों लाखों चीजें एक साथ? यस, हजारों लाखों चीजें कर सकते हैं, मिलियन ऑफ चीजें कर सकते हैं। क्यों? स्टिल रिकैलकुलेट सीधा सीधा। चलो एक एग्जांपल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ना, एग्जाम्पल से अच्छा मजा आता है। इधर मैंने कहा कि सर आपको ये चेक करना है, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। कितने लोगों ने नोट किया है जब आपके पास बिल आता है तो अमाउंट के ऊपर बिल अमाउंट के ऊपर एक विथहोल्डिंग टैक्स लगा हुआ होता है? हाँ जी, होता है। देखा है किसी ने? नहीं देखा तो अभी जाओ बिल निकालो, अम्मी से पूछो, उस पर लगा हुआ होगा, देख के बताओ, लगा हुआ होगा विथ होल्डिंग टैक्स। ऐसा ही। अब प्लीज सुनना, गवर्नमेंट ने पीडीसीएल और तमाम यूटिलिटी कंपनीज को यह कहा है, प्लीज सुनना, गवर्नमेंट ने तमाम यूटिलिटी कंपनीज को यह कहा है कि ये लोग हैं जिनसे आप पैसे ले रहे हो, ये लोग हैं जिनसे आप पैसे ले रहे हो, इसकी इनकम को टैक्स करो। पीडीसीएल कह रहा है इसकी इनकम को टैक्स करो, मतलब यार प्लीज सुनना। अच्छा अम्मी के पर ओके, अच्छा सुनना, इसकी इनकम को टैक्स करो। तो अभी क्या तू मतलब सड़क पे सो रहा है क्या भंगी? घर पे कहीं रह रहा है, वहां का बिल तो आता होगा ना चसी। इधर अच्छा भाई सुनना, अभी हम कह रहे हैं कि इनकम टैक्स पे इसके इसके इनकम टैक्स चार्ज करो, प्लीज सुनना। अच्छा ARTT है तो सही, अली भाई से ले ले फिर बिल, बिल लेना अली भाई से, और कुछ नहीं। सही है। अच्छा भाई आगे, चलो जी आगे प्लीज सुनना, इनकम टैक्स चार्ज करो इससे। अच्छा तो यूटिलिटी कंपनीज ने कहा इनकम टैक्स कैसे चार्ज करें, तो यूटिलिटी कंपनीज ने ये कहा कि क्योंकि देखो एंड कंज्यूमर जो है ना अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने में डंडी मारता है, यानी वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ आती है? एंड यूजर जो आपको बिल दे रहा है वो अपनी इनकम से दे रहा है ना, हाँ या नहीं जवाब दो, हाँ या नहीं जवाब दो। अपनी इनकम से दे रहा है ना, एंड यूजर अपनी इनकम से पैसे दे रहा है ना आपको, तो उसका एक परसेंटेज आप उससे कलेक्ट करें, डिडक्ट नहीं करें, कलेक्ट करें। डिडक्ट तो कलेक्ट में फर्क होता है, डिडक्ट तब करूंगा ना जब मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। पहले बता दोनों में फर्क समझ आ रहा है? डिडक्ट तो तब करूंगा ना जब मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, ऐसा है। ये कलेक्शन की बात हो रही है। अच्छा फिर यूटिलिटी कंपनी पीडीसीएल कह रही है तो यार अगर मैं उससे कलेक्ट कर रही हूं तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगी? उसने बोला सिंपल, कोई मसले वाली बात नहीं है, रिसीवेबल या कैश डेबिट, लेट से 105 से, सही है जी, रेवेन्यू क्रेडिट 100 से, पेबल टू गवर्नमेंट 5। ये जो
₹5 है, ये कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स है। क्या, प्लीज तुम लोग मुझे सोच के बताना, ये जो ₹5 है ये क्या है? जल्दी बताओ, ये ₹5 क्या है? इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है। अच्छा, ये बंदा बोलेगा, अच्छा क्या ये बंदी की जगह कंपनी भी हो सकती है जिसका टैक्स काटा जा रहा है, जिसका टैक्स लिया जा रहा है, कंपनी भी हो सकती है। अच्छा, ये बंदा या कोई भी कंपनी जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगी ना, उसकी एक टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट आएगी, उसकी एक टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट आएगी उस बंदे की, उस बंदे की जिसने ये बिल पे किया है। वो क्या करेगा, उस अमाउंट में से ये माइनस कर देगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पे हो चुका है। क्या ये गवर्नमेंट के खाते में ऑलरेडी जमा हो चुका है? तो ये कंपनीज क्या करती हैं, या मैं भी क्या करता हूं, मैं ना अपना हिसाब किताब रखता हूं कि यार अगर मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो मैं ये बताऊंगा यार मैंने इतना टैक्स तो अपनी यूटिलिटीज में पे किया हुआ है, तो मुझ गरीब से आप और टैक्स क्यों ले रहे हैं यार? मैं तो ज्यादा पे करके बैठा हूं, बनता ही नहीं है मेरे पे टैक्स। ऐसा है, बनता नहीं है मेरे पे टैक्स। हो जाता है एडजस्ट, बिल्कुल होता है। नहीं नहीं, टैक्स खत्म नहीं हुआ, लगता है भाई। तो बस कहने का मकसद ये है कि जैसे हम, जैसा कोई शुद्ध गरीब इंसान हो तो वो यही बोलेगा ना, यार अगर मैंने बिल पे किया है तो क्यों मुझसे आप टैक्स ले रहे हैं वापस से? तो मेरी जो भी अमाउंट बनती है उल्टा मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ मुझे पैसे दें। सही है, हम कहते हैं कि भाई टैक्स आप दें मुझे वापस, हमने ज़्यादा पे कर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है कैरी फॉरवर्ड। हसान नबील कह रहे हैं सर जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है वो भी दे रहा है बिला वजह, ये तो इशू है ना, ये तो इशू है ना, वो तो टैक्स नेट में लाने के लिए है ना। ऐसा है, बात समझ रहे हो? तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं है उस बेचारे पे भी लग रहा है, तो अब क्या करें? हाँ ये तो है ना, टैक्स सिस्टम के बेनिफिट्स, डीमेरिट्स, जो भी है वो है ना, उसमें चैप्टर भी है आपका। मुस्तफा कह रहा आराम कर बैठे हैं ऊपर। तू की तो पता भाई, सैलरी में से ही इतना टैक्स काट लेते हैं तो जिंदगी भर फॉरवर्ड ही होता रहेगा। हाँ जो बात है भाई, सैलरी से मेरी कटता है मुझे पता है ना। खैर हम गरीब आदमी हैं, कितना ही कटेगा। नहीं मैं, नहीं नहीं, मेरा मेरा सैलरी का टैक्स जो कटता है ना वो आई थिंक 1,80,000। और 20,000 मुझे बचते हैं बस। हाँ पर मंथ भाई। जी जी, मतलब गॉसिप कर रहा है। अबे भाई इंसान के बच्चे बनो इधर, इधर आ जाओ वापस। हाँ हाँ, तो मतलब अल्लाह की कसम भाई दिमाग खराब हो जाता है टैक्स पे कर करके। नहीं नहीं नहीं, सैलरी नहीं, अभी आप इसमें बता तो सही, 180 का या 170 का, ऐसे ही कुछ, मतलब 150 से ऊपर है टैक्स इधर। तो खैर कहने का मतलब ये है, तो मोटिवेशन दे तो दिए भी, और क्या बताऊं। मतलब हमारे यहाँ मुर्तज़ा है ना ARTT में, तो वो बोलता है कि जितनी हमारी पूरे साल की सैलरी नहीं है उसका आपका 1 महीने का टैक्स देते हैं आप। तो मैंने कहा देखो ये अच्छी बात नहीं है, टैक्स दे रहा हूं मैं पर द बेनिफिट्स आई एम गेटिंग वो क्या है, ये। शहजाद बलूच कह रहे हैं सर एक टैक्स में मेरी शादी हो जाए। हाँ जो बात है, इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ देखो, ये कंपैरिजन देखो ना, इकरा यूनिवर्सिटी वर्सेस ICAP, तो आप बताते हैं ना, आप समझते हैं ना कितनी प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन में आप। हाँ जी, ऐसा है ना, प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन में है ना आप। पर एक और चीज़ बताऊं, एक और चीज़ बताऊं, आपका जो सैलरी स्लैब है ना, या आपकी जो पे है, वो आपकी क्वालिफिकेशन कुछ हद तक डिटरमाइन करती है, बाकी आपका टैलेंट, बाकी आपका टैलेंट, मैं अगेन कह रहा हूँ बाकी आपका टैलेंट, कि हाउ मच टैलेंटेड यू आर विल ड्राइव यू टूवर्ड्स सक्सेस। फिर पैसे बनाते हैं आप। तो यू शुड बिल्ड योर कैपेबिलिटीज, सोचने का सलीका, मतलब अब बता रहा हूँ ना कि आप मतलब सीखें समझें,
सिर्फ ऐसे नहीं कि क्वालिफाई हो गए तो ये क्वालिफाई हो गए ना, मैक्सिमम स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 1,50,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,00,000, 2,50,000 ऐसे होगी। पर इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड तो उसके लिए तुम्हें फिर सीखना है, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, स्किल्स मैटर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सीखें, सीखना है, अच्छे से सीखना है। अच्छा पहले बताओ मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? थैंक यू यार, ये तुम लोग हार्डवर्क कराते हो ना, मसला ये है ना, ये अच्छी बात है। कीप मी मोटिवेटेड, यू गाइस कीप्स मी मोटिवेटेड, जो बात है। चलें अब मुझे बताएं, अब इस प्रश्न पे आ जाएं, क्या ये कर क्या आओगे कल, जल्दी बताओ। हाँ कंप्लीट, लव यू डू जानी, कल की सही, कल के लिए ही है, ओके। चलिए ये मैं आपको भेज देता हूँ, पर प्लीज़ यार इसको करके आना। कल एक इंतहाई फजूल चैप्टर करेंगे हम, हाँ कल रात को ये क्लास, पर कल हम एक इंतहाई फजूल चैप्टर करेंगे कल। वो मतलब मुझे बच्चे कह रहे थे कि सर रिकॉर्डिंग नहीं दीजिएगा उसकी, और वो है आपका चैप्टर प्लानिंग का, 15 मिनट में करा दूंगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे इसने कहा कि वो खत्म, हाँ फिर तो कोर्स खत्म होने वाला है। जैसे हमसे हसान नबील पूछे सर पूरी मतलब आप लाइफ टाइम टीचर बनना पसंद करेंगे या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना। देखो मैं ये मतलब हल्फिया कह सकता हूँ, मतलब मुझे मैं फील भी करता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं दोनों जगह देखता हूँ, एक ये करियर एक वो करियर है, दोनों को मैं मैच कर रहा हूँ और मैं दोनों से हक अदा करता हूँ, ये तुम लोगों को पता भी है, देखते भी हो, किसी में कोताही नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि इफ़ आई लीव माई फर्म थिंग, मतलब आई कैन नॉट बी द गुड टीचर, मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा तुम लोगों के साथ। मुझे बताओ क्या कोई बंदा अगर फर्म में नहीं है, या मैं ऑब्वियसली तुम्हारे सामने की बात है कि नई नई एग्जाम्पल्स नई नई टेक्नोलॉजीज में तुम्हें कैसे बताऊंगा, इफ़ आई एम नॉट इन फर्म और मैं अप्लाई नहीं कर रहा, तो एप्लीकेशन रियली मैटर्स। तो अप्लाई करने के बाद जो चीज़ समझाई जाती है ना, उसका गेम अलग है। हाँ एग्जाम्पल्स का ही गेम है, सही है जी। तो चले मिलते हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल ऑडिट यार, कम ऑन चेयरिश करो इस चीज़ को, हम बिल्कुल जो है एंड पे आ गए हैं, 2 चीज़ें बाकी हैं, दैट्स इट, फिर ख़त्म, सही है जी। तो रियली वेल डन, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, रियली वेल डन यार, मतलब तुम लोगों ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया है पूरे बैच में। और अब जानी जैसे ही ये ख़त्म होगा, 1 महीना लाइव सेशंस, क्या कहते हो, होने चाहिए ना, बेहतरीन। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ जानी, कि तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, इट्स यू, सही है। आप बोलें ऐसी की तैसी, आप सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं, इसका घमंड होना चाहिए, सही है। चलें डन, चलें जी, ओके, जज़ाकल्लाह यार, थैंक यू, लव यू। हाँ ये सवाल करके भेजें आप, सही है जी, सवाल करके ग्रुप में भेज दें आप लोगों ने जल्दी से। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।